नमस्ते बालकों, आज हम स्वर नाम के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे अर्थात अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि कुछ कोटि का कार्य करने के लिए अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता और अनुशासन होना चाहिए। तो देखिए बालकों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हमें स्वर्गीय इंदिरा जी के इन शब्दों को याद रखना होगा तथा हमें हमारे कार्य के प्रति न्याय करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। यदि हमें हमारे काम के प्रति न्याय करना है तो हमें हमारे उस काम के प्रति प्रतिबद्धता और अनुशासन रखना होगा। हमारा काम है अध्ययन करना और विषय को जानना, सीखना, पढ़ना और उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना। देखिए आज हम शुरुआत करते हैं स्वर नाम से। स्वर नाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। स्वर नाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसा कि इंग्लिश वर्ड है प्रोनाउन, अर्थात ये दो शब्द से मिलकर बना है, प्रो और नाउन से। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें हम स्वर्नाम कहते हैं। प्रोनाउन अर्थात नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आ रहे हैं काम में उन्हें हम स्वर्नाम कहते हैं। तथा दूसरी हम वाक्य करते हैं स्वर्नाम, हिंदी शब्द स्वर्नाम। ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो सर्व है इसमें एक शब्द तो, और दूसरा शब्द नाम, अर्थात इन दो शब्द से मिलकर के स्वर्नाम बना है। अर्थात ऐसे शब्द जो सबके लिए काम में आते हैं, जिन ऐसे शब्द जो सबके लिए काम में आते हैं उन्हें हम स्वर्नाम कहते हैं। तो अब हम इसके विस्तार से आज हम दो टॉपिक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर्नाम की क्या परिभाषा है, स्वर्नाम की क्या परिभाषा है, तो डेफिनेशन ऑफ स्वर्नाम की परिभाषा, और दूसरा स्वर्नाम के भेद अर्थात टाइप ऑफ प्रोनाउन के दो चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्वर्नाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। देखिए, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वर्नाम कहा जाता है। धीरे धीरे पढ़ें, शुद्ध पढ़ें और शुद्ध लिखें। संज्ञा, कल मैंने आपको विस्तार से बताया था संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि संज्ञा का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से होता है। अर्थात नाउन का तात्पर्य, नाउन में हमारे पास कौन कौन होंगे, व्यक्ति, वस्तु और स्थान में पर्सन, थिंग्स, प्लेस और कई बार भाव, मूड, ये भी हमारे पास से शब्द होंगे। इन शब्दों के स्थान पर अर्थात जितने भी ये शब्द बनेंगे हमारे पास संज्ञा में, ये सब शब्द है व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, अर्थात पर्सन, थिंग्स, प्लेस एंड मूड। इनके स्थान पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर संज्ञा के ये शब्द वो शब्दों के स्थान पर रिप्लेस करें, अर्थात उनके स्थान पर इन शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अर्थात काम करने वाले शब्दों को, अर्थात इनके जगह नए शब्द आएंगे, इनके जगह रिप्लेस करेंगे, इनकी जगह रिप्लेस
शब्द आएंगे, उनकी जगह हम नए शब्द को रिप्लेस करेंगे। वो नए शब्द क्या हो सकते हैं? वे नए शब्द हो सकते हैं मैं, हम, तुम, तुम्हारा, मेरा, वह, उसका, कौन, क्यों, किसे, कहां, ये शब्द नए शब्द हो जाएंगे। अर्थात संज्ञा के शब्द ये हैं, इनके स्थान पर इन शब्दों का यूज कर दें इस प्रकार से। समझिए आप? संज्ञा के शब्द कौन से? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, पर्सन, थिंग्स, प्लेस एंड मोर। उसके रिप्लेस कर दें, पता है इनके नए शब्द, नए वर्ड लेते हैं, न्यू वर्ड। न्यू वर्ड होने चाहिए आपके पास किस स्थान पे? मैं, आई, हम, वी, तुम, यू, तुम्हारा, योर, मेरा, माई, वह, ही, सी, इट, उसका, हिज, हर, कौन, हु, क्यों, वाई, किसे, हुज, कहां, वह। ये शब्द यदि इन शब्दों की जगह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या करेंगे? आपके स्वर नाम कहलाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमें संज्ञा के संदर्भ में जानकारी नहीं होगी, नाम के संदर्भ में तब तक जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक हमें स्वर नाम भी नहीं आएगा। अर्थात स्वर नाम है, ये सब सब क्या है? स्वर नाम है, अर्थात प्रोनाउन है। ये सब क्या के प्रोनाउन है। तो आप समझिए, आप डेफिनेशन के अनुसार संज्ञा शब्द के स्थान पर, ये संज्ञा इधर व्यक्ति के स्थान पर मैं आ सकता है, वस्तु के स्थान पर अन्य कोई शब्द आ सकता है, स्थान के स्थान पर अन्य कोई शब्द आ सकता है। प्रयुक्त होने वाले शब्दों, देखो संज्ञा शब्द अर्थात बहुत से शब्द, एक शब्द नहीं, प्रयुक्त होने वाले भी अनेक शब्द। देखो यहाँ पे अनेक शब्द है, संज्ञा में भी अनेक शब्द है, तो प्रोनाउन भी अनेक शब्द है, को सर्वनाम कहा जाता है। तो अब हम इसमें परिभाषा देखें कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या परिभाषा होगी? स्वरनाम की क्या प्रोनाउन की क्या परिभाषा होगी? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहा जाता है। तो देखिए, those words are used of noun words। मतलब संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। कि those words are used of noun words, मतलब वे शब्द, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारी इंग्लिश में परिभाषा आना चाहिए और हिंदी में भी परिभाषा आनी चाहिए। सर्वनाम की क्या परिभाषा? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो इंग्लिश में प्रोनाउन और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उसी प्रकार से उन शब्दों के आधार पर सर्वनाम के भेद होते हैं। तो हमें ये जानने का अभ्यास करना चाहिए कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। संज्ञा और सर्वनाम में विशेष अंतर यह है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो भी नए शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है? हमें यह भी जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों हुई, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है। प्रश्नवाची लगा दीजिए आप। जब संज्ञा के स्थान पर अन्य शब्दों को नए शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं, तो अन्य शब्दों को प्रयोग लाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या हम संज्ञा से काम नहीं चला सकते थे? देखिए, लेखन में कोई भी आप पंक्ति लिखते हैं, कोई भी आप निबंध लिखते हैं, कोई भी आप
प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो एक ही शब्द को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे राम एक शब्द है, राम प्रतिदिन अपने पुस्तक पढ़ता है। अब वर्ड में दोबारा लिया, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। और मैं तीसरी बार लिखा, राम अपने माता पिता के अनुसार कार्य करता है। तो बार बार एक ही शब्द का यूज हो रहा है, इसलिए उनके स्थान पर, राम के स्थान पर एक नया शब्द लेके आए तो वह सर्वनाम कहलाएगा। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, लीला अपनी माँ के साथ कार्य में हाथ बटाती है। लीला अपने माँ के साथ कार्य में हाथ बटाती है। वह प्रतिदिन अपनी माता के साथ कार्य करती है। वह अपनी माता की अनुपस्थिति में घर का कार्य भी देखती है। तो सबसे पहले मेरे पास है लीला, फिर दो बार रिपीट हुआ वह, फिर और तीसरे पंक्ति में रिपीट हुआ वह। तो लीला तो गया संज्ञा, नाउन हो गई, तो किसी का नाम है। और वह लीला के स्थान पर काम आया, इसका सी। और तीसरी पंक्ति में वापस लीला के स्थान पर वह शब्द काम आया है। तो एक वाक्य संरचना अतः एक पैराग्राफ अच्छे रूप में बन सके, इसलिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। सर्वनाम की जानकारी लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और मैंने आपको ये बता भी दिया है। अब सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अर्थात प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से संज्ञा दो प्रकार की होती है, गणनीय और अगणनीय, काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन। अर्थात जिसको गिन सकते हैं वह गणनीय संज्ञा कहलाती है, और जिसको गिना जाना संभव नहीं है वह अगणनीय संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने कहा बिशनपुर डैम में अथाह पानी है। तो जो अथाह पानी है, अथाह जो शब्द है, अथाह पानी है, अथाह पानी, पानी जो शब्द, वाटर जो वो शब्द है, वह आपका नॉन काउंटेबल नाउन है। और नॉन काउंटेबल नाउन में भी कौन सा नाउन है, अब कौन सा नाम है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्य है, पानी क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, गैस और द्रव। ये तीन अवस्थाएं, इसका नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। और जिसको हम गिन सकते हैं वह काउंटेबल नाउन कहलाता है। इसी प्रकार से सर्वनाम के भी अलग अलग भेद होते हैं। तो मुख्यतः सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उनका हम बारीकी से अध्ययन कल करेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका हम विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कल मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत गणित की 4 विधाओं के संदर्भ में बताया था कि मैथमेटिक्स 4 विधाओं पर आश्रित होती है। मैथ प्रॉपर्ली 4 विधाओं पर आश्रित होती है। मैंने बोला था आपको कि आपको एडिशन आना चाहिए, एड करना आना चाहिए, सेकंड सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तीसरा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और चौथा डिवाइडेशन आना चाहिए। ये 4 नए आपको आने चाहिए, अर्थात जोड़, व्यवकलन, गुणन और भाग। जब तक हमारी कोई चारों चीजें नहीं आती है, मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैथ्स में मैंने कहा था संख्या ज्ञान होना चाहिए, अर्थात आपको प्रत्येक संख्या को पहचान आना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, उसे लिखना आना चाहिए। लिखने के लिए हिंदी में अर्थात शब्दों में, और इंग्लिश में अर्थात इंग्लिश के अंदर उसको लिखना आना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था कि जो आपके अंक मिलकर के एक संख्या का निर्माण करते हैं उनको पढ़ना आना चाहिए। ये जैसे मैंने लिख दिया 7 8 9 2 1, तो 21 22 से का
10 प्लेस पे कौन है? 2 है। 100 प्लेस पे कौन है? 9 है। 1000 प्लेस पे कौन है? 8 है। 10,000 प्लेस पे कौन है? 7 है। जिस प्लेस पर ये है उनका मल्टीप्लाई कीजिए 1 यूनिट प्लेस पर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 10 प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 8,000 प्लेस पे तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7 10,000 प्लेस पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम इनको मल्टीपल करेंगे 1 20 900 8,000 और 70,000 ये आपके पास है। यदि हम इनका सबका सम करते हैं अतः इन सबको हम ऐड करते हैं तो ऐड के लिए मैंने कहा था दो प्रकार से ऐड कर सकते हैं। एक तो होते कॉलम विधि कॉलम मेथड और एक होते रो मेथड। तो सबसे ज्यादा बढ़िया है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में क्या होता है? सबसे पहले हमारे बड़ी संख्या को लिखना होता है 70,000 ये लिख दिया 70,000 लिख दिया। इसके बाद इससे छोटी संख्या 8,000। जब भी हम कॉलम में संख्या को व्यवस्थित करते हैं तो इकाई के अंक की तरफ से संख्या को शुरू करते हैं लिखना। तो इकाई दाई सेंका ये 8,000 फिर 900 इकाई दाई सेंका 900 फिर 20 0 2 फिर 1 और एक सब ये करके आप इंस्ट्रक्शन लगा देंगे। इनको हम जोड़ेंगे जोड़ने पर 1 का 1 2 का 2 9 का 9 8 का 8 और 7 का 7 अर्थात 78,921 इंग्लिश और हिंदी में हम बोलेंगे 78,221। ये मैंने आपको कहा था कि संख्या को पहचान बनाना चाहिए, संख्याओं का अपने साथ होना चाहिए। इसके बाद हमारे को मैथ्स की जो 4 विधाएं हैं एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एड अर्थात एडिशन एडिशन या जोड़। तो देखिए सामान्य संख्याओं का संदर्भ में हम बात करेंगे। सामान्य संख्याओं का जैसे आपके पास आ गया 5 6 3 2 8 7 2 0 1 4 जोड़िए ये सामान्य संख्या है आपने जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए दो विधियां होती है कॉलम मेथड और रो मेथड। तो कॉलम मेथड में मैंने कहा था सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हल। ये हल शब्द लिखिए यहाँ हल लगाएंगे ये दो विधियां। कॉलम मेथड में क्या होता है? सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखा जाता है। ये आराम से लिखिए 5 6 3 2 डिजिट को बोल रहा हूँ अपने एक साथ बोलना है तो 5,632। इसमें इससे छोटी संख्या 201 और 201 है। इकाई की तरफ शुरू करेंगे 1 0 2 201। फिर इससे छोटी संख्या 87 इकाई की तरफ से शुरू करेंगे 7 8। इतना लाइन ग्रुप भेजेंगे यहाँ 10 का अक्षर है। ये साधारण योग है, साधारण संख्याओं के साधारण योग है। आप इसको प्लस करेंगे 7 1 8 2 10 10 0 80 का 1 2 आ जाएगा 3 और 1 4 4 8 12 12 का 2 80 का 1 अर्थात दाएं का अंक 80 पे जाता है। कौन से किस पे जाता है? दाएं का अंक 80 पे जाता है। इकाई का लिखा जाता है 6 और 1 7 7 और 2 9। अब यहाँ पे इकाई का क्या है? तो 9 सिंगल अंक है, सिंगल डिजिट है 9। इसका ये इसकी यूनिट डिजिट है। आगे कोई आ सकता है 5 अर्थात इन सब को जोड़ने पर हमारे पास 5,920 प्राप्त हुआ। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5,920 अर्थात जोड़ आना चाहिए। ये जो साधारण संख्याएं हैं अब थोड़ी कठिन संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए साधारण संख्याओं के अलावा दशमलव की संख्या में कहा था कल आपको साधारण संख्याओं के जोड़ दशमलव संख्याओं के जोड़
जैसे मान लीजिए 2.01, 3.427, फिर 0.2, फिर लिखा 1 को जोड़िए। अब बड़ी विचित्र संख्या है, किस प्रकार से जोड़ा जाए? जोड़ने की दो विधियां मैंने आपको कहा था कि जोड़ने की दो विधियां होती है। एक होती है आपकी कॉलम मेथड, स्तंभ विधि, एक होती है रो मेथड। तो हम इसको मान लीजिए रो मेथड के रूप में जमाना चाहें, रो के रूप में जमाना चाहे आप एडिट लिख दीजिए। आप रो में क्या होता है, आगे से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एडिट लिखा 2.01, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3.427, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे 0.2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1। यह है। अब इसको हमें जोड़ना है, तो यहाँ वापस से कैसे जोड़ा जाए? मैंने कहा था कि कॉलम मेथड की तुलना में रो मेथड थोड़ा कठिन होता है। तो इसे आप चाहे तो पहले जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें देखना है कि दशमलव से पहले वाली संख्या पहले जोड़ी जाती है और दशमलव के बाद की संख्या बाद में जोड़ी जाती है। जैसे हमारे पास है 2.01, 3.427, 0.21 को जोड़ना है। तो मैंने अब दो विधियां आपके पास, या तो इस पॉइंट को हटा दें, 1 और 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, तो 201/100, फिर दो प्लेस के बाद पॉइंट 100 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 2 3 तीन डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका 3 जीरो नीचे जाएगी, 427/1000, प्लस यहाँ 1 डिजिट के बाद है 2/10, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं अकेला ये 1/1। ये अपने को दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न रूप में हमने बदल दिया। अब इनको जब हमने भिन्न रूप में बदल दिया तो अब आसानी से हम इसको जोड़ना चाहिए, जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है वो इसका एलसीएम होगी, तो 1000 सबसे बड़ी संख्या कौन से? 1000। 100 को का भाग 1000 में दिया 10 टाइम्स, 10 को 201 से मल्टीप्लाई करें, 201 into 10 प्लस 1000 और 1000 में दिया 1 टाइम्स, 3427 into 1 प्लस 2 into 10 से 100 प्लस 1 से 1000 into 1000 डिवाइड किया हमने, जितनी बार डिवाइड होता है उसको अंश से मल्टीप्लाई करें। अब नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट इसको अपन लिखेंगे 1000 नीचे आ गया आपका 1000, तो एलसीएम अब 200 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2010 प्लस 3427 को 1 से मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कीजिए वही संख्या प्राप्त होती है 3427 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 200 और 1 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 1000। ये आपके पास आ गया। अब इसको आप आसानी से देखते हैं, इसके अंश में जितनी भी संख्याएं हैं सब में पॉइंट खत्म हो गया, सबका पॉइंट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम इसको चाहे तो कॉलम रूप में जमा सकते हैं। अब जैसे कॉलम रूप में जमाना है तो इसको प्रैक्टिस के रूप में एक तरफ तो हमें आते हैं कि कॉलम रूप में जमा के कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या 3 4 2 7, फिर इससे छोटी संख्या मैंने कहा इकाई के रूप में करेंगे 0 1 0 2, फिर इससे छोटी संख्या 0 0 0 1, फिर इससे छोटी संख्या 0 0 2, थोड़ा गैप रखेंगे फिर ये प्लस कर देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे हम तो इकाई के तरफ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। किधर से जोड़ना शुरू करते हैं? यूनिट प्लेस की ओर से 7 2 1 3 4 2 6 3 2 1 3 2 5 1 6 6 6 3 7। इसको प्लस करने पर पता नहीं कोड डिजिट को प्लस करने पर मेरे पास आया 6637/1000। अब हमारा क्वेश्चन
दशमलव संख्याओं से हैं तो हमारा जवाब दशमलव संख्या के रूप में वापस आना चाहिए। ये एक लॉजिक होता है, जिस रूप में क्वेश्चन है उसी रूप में इसका जवाब आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो है तो इकाई प्लेस से 3 अंक के बाद अपन लगेंगे 1 2 3, अर्थात यहाँ पे दशमलव लगेगा तो यहाँ पे दशमलव लगेगा 6.637 और 1000 लिख देते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे 6 पॉइंट सेपरेट करके बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे 6367, ऐसे नहीं बोलना 6.637 गलत है। इस प्रकार से बोलना गलत है, 6.637 गलत बोलना गलत है। हम इसको सही रूप से कैसे बोलेंगे 6.637, ये आपका योग प्राप्त हुआ। इसका योगफल हमने इसको जोड़ा, इसका योगफल कितना आया 6.637, अर्थात दशमलव संख्याओं को पहले भिन्न संख्याओं में बदला और भिन्न संख्याओं को हमने इसको जोड़ करके वापस दशमलव संख्या में बदल दिया। ये तो है हमारे पास। अब चाहे स्तंभ रूप के में हम दशमलव संख्याओं को सीधे भी जोड़ सकते हैं, स्तंभाकार रूप में दशमलव संख्याओं को सीधे भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया 2.01, ले लिया। दूसरी संख्या 3.427, अर्थात 3.427, फिर 0.2, 0.2, आगे क्या है फिर क्या है 1 के कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, इस कारण ये पॉइंट से पहले आएगा 1 और यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 0, आप क्या करेंगे 0 0 0। इस प्रकार से एक स्तंभ बन सकते हैं और इसे कहते हैं स्तंभाकार। इसका योग करेंगे 7 2 1 3 4 2 6.325। देखो ये भी सरल है, अर्थात इन सभी संख्याओं को हमने स्तंभ के रूप में लेकर के हम इसको जोड़ सकते हैं। देखिए इजी गोइंग जो मेथड है वही है, इजी गोइंग जो मेथड आपका इजीली ये है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि किस प्रकार से जोड़ते हैं, और यदि हमें दशमलव प्लेस का ध्यान नहीं है तो हम इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि मैंने लिखा 2.01, फिर हमारे पास 3.27 और मैंने कहा इकाई की तरफ से अंक को शुरू कीजिए। मैंने आपको कहा क्या कहा इकाई की तरफ से शुरू करेंगे, मान लीजिए 7 2 4 3, मेरा पॉइंट आगे लिख सकते हैं। मैंने कहा इकाई की तरफ से शुरू कीजिए 2.0 लगा गया, मैंने कहा इकाई की तरफ से 1, ये सब गलत हो गया। ये सब क्या हो गया गलत। अर्थात साधारण संख्याएं जो कॉमन न्यूमेरिकल्स होते हैं और डेसिमल न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कॉलम मेथड में अरेंज करने में समस्या आती है। तो इसका एक विशेष ध्यान रखें कि दशमलव का जो प्लेस है दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, पॉइंट 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 बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता रहना चाहिए। तो फिर इसको हमें अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इकाई की तरफ से शुरू करना है, दहाई की तरफ से शुरू करना है नहीं, हमें तो ये ध्यान देना है कि मुझे पॉइंट से नीचे पॉइंट को रखना, फिर हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये चीजें बहुत छोटी छोटी लग रही है आपको, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल हल करेंगे, केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल हल करेंगे। आपके टीचर महानुभाव क्या करते हैं, यहां तक कर दिया देख लेना जोड़ लेना, अरे भाई बच्चे को जोड़ना नहीं है, क्या जोड़ देगा वही मिस्टेक कर देगा। इस कारण आपको गणित की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमने आज एक संख्या एडिशन में साधारण संख्याओं का जोड़ और दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का जोड़ दशमलव को हटा करके बिंदु रूप में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या दशमलव प्लेस में संख्याओं को सेव व्यवस्थित करके कर सकते हैं। एक को छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या दी आपको 5.6, 0.001, ये दो डिजिट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों डिजिट को जोड़ने में अधिकांश विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। चाहे वो बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा हो, बायो फिजिक्स मैथ्स पढ़ता हो, लेकिन जोड़ना नहीं आता उसे,
तो अब कैसे जोड़ेंगे, मैंने आपको कहा या तो दशमलव घटा करके देखिए कैसे दशमलव घटाएंगे। 0.5 1 डिजिट बाद है 58 तो 100 लगा दीजिए, प्लस 1 2 3 3 डिजिट बाद है 1 अपॉन 3 डिजिट लगा दीजिए। यहाँ बड़े बड़े डिजिट वाला है एलसीएम होता है 1000 आपका एलसीएम हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे 1000 को 10 टाइम्स तो 56 into 10 प्लस 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 into 1 56 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1000 जो कि 561 अपॉन 1000। मैंने क्या कहा आपको कि अब आपको दशमलव लगाना है, अब आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो कितने जीरो होने चाहिए, 1 2 3 3 नंबर लगा दीजिए तब 0.561। अब पॉइंट से पहले आपको जीरो देना चाहिए, तो 0.561 इसका सम हुआ। अब इसको आप चाहे तो कॉलम मेथड में भी आप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे 5.6। फिर मैंने कहा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दूसरी संख्या अपने पास 0.001 ये पॉइंट लिख दिया मैंने 001 सॉरी 10 को 1000 में तो 100 आएगा तो 5 600 को करेंगे जो हो गया और इसको इससे 01 तो अब आपके पास 5.601 होगा 5.601। तो अब इस देखो गई, अब इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट को लेके आ गया। अब इसको यदि हम प्लस करेंगे तो देखो 1 का 1 आ गया आपका, इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो 0 का 0 6 का 66 पॉइंट की 5.601 ये आपका प्राप्त 5.601 5.601 ये प्राप्त हो रहा है। अर्थात 5.6 में से पॉइंट को उठाएंगे डिवाइडेड बाय 10, 0.001 में से पॉइंट को उठाएंगे डिवाइडेड बाय 1000, 10 से हम 1000 को डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स आएगा, 100 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 5600 आएगा, प्लस 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, 5600 को 5600 को 1 में प्लस करेंगे तो 5600 5601 होगा 5603 डिजिट बाद में लगा जाए 5.601। तो इस प्रकार से इनमें बारीकी से हमें देखना होगा कि कहीं हम करते हैं तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे उचित मेथड आपको कौन से मेथड होती है, कॉलम मेथड, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग विधि होती है। लॉन्ग विधि में हमारे समय ज़्यादा लगता है